बेटा हम लोग पहुंचे थे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में क्वेश्चन नंबर 11 में। इसमें एडजस्टमेंट्स सारी मैंने बता दी थी। एडजस्टमेंट्स के जितने भी इफेक्ट्स हैं वो सब जगह भी मैंने स्टेप्स में बता दिए थे। अभी ओल्ड बैलेंस शीट पे हम पहुंचे थे। ओल्ड बैलेंस शीट में एसेट साइड का सारा मैंने बता दिया था कि कौन से एसेट लेने हैं कौन से नहीं लेने हैं, सब मैंने एसेट साइड कंप्लीट कर दिया था। लायबिलिटी साइड से इक्विटी शेयर कैपिटल जो ये लिखा हुआ है 30,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, फिर 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच 5 पेड अप, ये मैंने पहली स्टेटमेंट में लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, 30,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड अप मतलब 10 रुपीज पेड अप है। 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच 5 पेड अप मतलब बाकी का 5 अनकॉल्ड अमाउंट है। अब आगे, हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल जो है ये कैपिटल एम्प्लॉयड में लायबिलिटीज में नहीं आता है। इक्विटी शेयर कैपिटल लायबिलिटीज में नहीं आता है। उसके बाद ये मैंने लिख दिया था 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल 1 लाख। अब 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल जो है 1 लाख, ये मैंने लायबिलिटीज में लिख दिया था। स्टेप 1 में मैंने आपको बोला था कि लायबिलिटीज में आएगा, बट इसको अलग से इज्जत दे के माइनस करेंगे। 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल 1 लाख। अब अगर आप इसका डिविडेंड 1 लाख का 10% डिविडेंड होगा 10,000। अगर आप अभी इसका डिविडेंड लिखना भूल गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में फॉर्मेट में हमारा फॉर्मेट जो है एवरेज प्रॉफिट का, उसमें ITD और TGD लिखा हुआ है। तो अगर आप अभी भूल गए डिविडेंड लिखना तो भी कोई बात नहीं, बाद में फॉर्मेट में याद आ ही जाएगा। फिलहाल ये याद करो कि 1 लाख का प्रेफरेंशियल कैपिटल है और 10,000 इसका प्रेफरेंशियल डिविडेंड है। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल है। इसमें होता है ITD, ये जो D होता है, ये D होता है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 लाख रुपीस का प्रेफरेंशियल कैपिटल है। 1 लाख रुपीस के प्रेफरेंशियल कैपिटल पे मल्टीप्लाई बाय 10% डिविडेंड है, मल्टीप्लाई बाय 10% डिविडेंड। तो 1 लाख का 10% होगा 10,000। ये 10,000 यहाँ पे भी काम आएगा, ये 10,000 यहाँ पे भी काम आएगा। इस क्वेश्चन में स्टेप 3 करना नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। पहले मेथड का स्टेप 3 करना नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि एक ये प्रेफरेंशियल डिविडेंड यहाँ पे भी काम आता है और एक यही प्रेफरेंशियल डिविडेंड एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स में भी काम आता है। मतलब सेकंड मेथड का स्टेप नंबर 1C एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स, ये सेकंड मेथड का स्टेप नंबर 1C, इसके अंदर प्रेफरेंशियल डिविडेंड हम लोग माइनस करेंगे 1 ईयर कंपल्सरी। तो प्रेफरेंशियल डिविडेंड 1 साल का है 10,000, 1 साल का प्रेफरेंशियल डिविडेंड 1 साल का ही माइनस करना है कंपल्सरी 10,000। ठीक है, कंपल्सरी 1 ईयर। अब मैं बार बार ऐसा क्यों बोलता हूँ कंपल्सरी 1 ईयर, क्योंकि कभी कभी लिखा हुआ होता है कि आउटस्टैंडिंग 2 साल का है या आउटस्टैंडिंग 3 साल का है या अलग अलग साल का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ होता है। तो आउटस्टैंडिंग चाहे कितने भी साल का हो वो हमको नहीं देखना है, हमको यहाँ पे 1 साल का ही प्रेफरेंशियल डिविडेंड माइनस करना है, क्योंकि ये एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट मतलब 1 साल का एवरेज। आगे इसके बाद क्वेश्चन में जाते हैं, लायबिलिटीज में देखते हैं और क्या दिया हुआ है। ओल्ड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, इसके बाद आपको ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व लायबिलिटीज में नहीं आता है, जनरल रिजर्व लायबिलिटीज में नहीं आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी लायबिलिटीज में नहीं आता है। ये दोनों रिजर्व्स हैं, नहीं आते हैं लायबिलिटीज में। जनरल रिजर्व भी नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं। 13% डिबेंचर्स 1 लाख, ये लायबिलिटीज में आएगा। 13% डिबेंचर्स 1 लाख। स्टेप 1 में जो एवरेज प्रॉफिट फॉर कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल है, इसमें स्टेप 1 में 13% डिबेंचर्स 1 लाख, ये लायबिलिटीज में आएगा। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसके बाद क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में आएगा, बिल्स पेएबल भी आएगा। क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में आता है, बिल्स पेएबल भी आता है। प्रोविडेंट फंड, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये भी आएगा। 60-20-50-10 CBPW 60-20-50-10 60-20-50-10 ओके। 60-20-50
10। ये सब लायबिलिटीज में आते हैं। क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर्स हैं, ये बिल्स पेएबल है, ये प्रोविडेंट फंड है, और ये वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड है। वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, प्रोविडेंट फंड, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये सब लायबिलिटीज में लेते हैं। इसके बाद ओल्ड बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है? इसके बाद ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड। वर्कर्स का जो बेटा एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड होता है वो लायबिलिटीज में नहीं लेते हैं। वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड एक रिजर्व होता है, ये रिजर्व हम लोग लायबिलिटीज में नहीं लेते हैं। इसके बाद दिया हुआ डेप्रिसिएशन फंड, बिल्डिंग का बिल्डिंग में थे माइनस हो चुका है, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन फंड हमने बिल्डिंग में से माइनस कर दिया है। और मशीनरी का डेप्रिसिएशन फंड हमारे काम का नहीं है। देखो मैं दिखाता हूँ कैलकुलेशन, ये बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन फंड हमने बिल्डिंग में से माइनस कर दिया है, और मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन फंड है वो हमारे काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि मशीनरी में मार्केट वैल्यू दी हुई थी। ठीक है, तो ओल्ड बैलेंस शीट भी हमारी कंप्लीट हो गई, ओल्ड बैलेंस शीट के सारे अमाउंट्स कंप्लीट हो गए हमारे। अभी पूरा बैलेंसिंग हम लोगों को करना है, खुद ही करना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में कुछ नहीं देखना है, एडजस्टमेंट्स भी हमने सारी सॉल्व कर ली, ओल्ड बैलेंस शीट में से क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो भी सॉल्व कर दिया। अब एक एक स्टेप करके लाइन वाइज जाएंगे। सबसे पहले स्टेप 1, कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल। इसमें सारे एसेट्स का टोटल करेंगे, तो सारे एसेट्स का टोटल आ रहा है 9,20,000। ये हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल में सारे एसेट्स का टोटल आया 9,20,000। अब लायबिलिटीज का टोटल करते हैं। लायबिलिटीज में 1 लाख से लेकर 10,000 तक, तो लायबिलिटीज का टोटल है 2,40,000। अब एसेट्स का टोटल था 9,20,000, लायबिलिटीज का टोटल है 2,40,000, और ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 9,20,000 में से ये 9,20,000 जो है इसमें से पहले 2,40,000 माइनस करेंगे, फिर 1 लाख माइनस करेंगे, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल आ जाएगा। इसको बोलेंगे स्टेप 1 का आंसर, कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल। ये हमारे स्टेप 1 का आंसर आ गया। पहले मेथड का स्टेप 1 कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 9,20,000 माइनस 2,40,000 माइनस 1 लाख, 9,20,000 माइनस 2,40,000 माइनस 1 लाख, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा फॉर गुडविल, ये आ जाएगा 5,80,000। अब ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल आया 5,80,000, वैसे ये कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल यहाँ पे लेके जाते हैं, ये वाला 5,80,000 यहाँ पे लेके जाते हैं और उसको मल्टीप्लाई बाय 10/100 करते हैं तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ जाता है वैसे नॉर्मली। बट इस क्वेश्चन में हम लोगों को गुडविल की न्यू वैल्यू दी हुई है, और जब गुडविल की न्यू वैल्यू दी हुई होती है तो पहले मेथड का स्टेप नंबर 2, 3, 4, 5 नहीं करते हैं। तो इस मेथड में स्टेप नंबर 2, 3, 4, 5 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुडविल की न्यू वैल्यू हमको दी हुई थी 80,000, तो स्टेप नंबर 2, 3, 4, 5 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल, तो कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल मतलब स्टेप 1 का आंसर। अब स्टेप 1 का आंसर था हमारा ये वाला 5,80,000, ये 5,80,000 सीधा स्टेप 6 में चला जाएगा, स्टेप 6 की पहली अमाउंट 5,80,000, ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल, ये स्टेप 6 की पहली अमाउंट। अब गुडविल की न्यू वैल्यू दी हुई थी 80,000। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स मैंने पहले ही बता दिया था जब मैंने ओल्ड बैलेंस शीट सॉल्व किया था, 1,20,000। अब आ जाते हैं अनकॉल्ड अमाउंट, अनकॉल्ड अमाउंट ऑन ऑल टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इस क्वेश्चन में टाइप ए में अनकॉल्ड अमाउंट कितना था और टाइप
टाइप बी में अनकॉल्ड अमाउंट कितना था वो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन के साथ लिखूंगा। देखो टाइप ए में अनकॉल्ड अमाउंट था 0, वैसे तो मेरे को याद है 0। टाइप ए में अनकॉल्ड अमाउंट, ये लास्ट वाला कॉलम, टाइप ए में अनकॉल्ड अमाउंट था 30,000 मल्टीप्लाई बाय 0 0, और टाइप बी में था 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5। ये नंबर्स हमको चाहिए, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 0, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5, ये अनकॉल्ड अमाउंट हमको चाहिए। तो टाइप ए में अनकॉल्ड अमाउंट है 30,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज, सॉरी 30,000 मल्टीप्लाई बाय 0, तो अनकॉल्ड अमाउंट होगी 0। टाइप बी में 40,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑब्वियसली 2 लाख आएगा। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5 2 लाख। तो ये टाइप ए और टाइप बी दोनों का अनकॉल्ड अमाउंट यहाँ पे लिखना है, टोटल अनकॉल्ड अमाउंट सारे शेयर्स का, तो 0 और 2 लाख। ठीक है, ये अनकॉल्ड अमाउंट लिख दिया। इसको हम लोग स्टेप 6 में अनकॉल्ड अमाउंट को ऐड करते हैं। अब सारी अमाउंट्स को टोटल कर देता हूं मैं, इक्वल टू सम फ्रॉम 5,80,000 टू 2 लाख। 5,80,000 से लेकर 2 लाख तक सबका टोटल आएगा 9,80,000। ये 9,80,000 आ गया। अभी बहुत इजी है बेटा, अभी सिर्फ फॉर्मूला सारे लिखे हुए हैं, सिर्फ हमको अमाउंट्स पुटअप करनी है। अब ये जो 9,80,000 आया, इस 9,80,000 को हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स बोलते हैं। इसको लेके जाएंगे स्टेप 7 में। अब इस क्वेश्चन में स्टेप 7A होगा, यहाँ पे लिखा है 7A विल बी डन। स्टेप 7A क्यों होगा? क्योंकि दो अलग अलग टाइप के इक्विटी शेयर्स हैं, लेकिन दोनों की फेस वैल्यू सेम है। तो ये 9,80,000 मैं लेके जाऊंगा यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड में। ये 9,80,000 मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स में। पहले मैं ये जो अनकॉल्ड अमाउंट है, ये पहले मैं माइनस नहीं करूंगा, मैं बाद में माइनस करूंगा, सुनते रहना। स्टेप 7A के अंदर तीन अलग अलग कैलकुलेशन होगी, सुनते रहो। देखो स्टेप 7A में पहले ये जो अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर है, ये अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर अभी माइनस नहीं होगा, इसको हम लोग बाद में माइनस करेंगे अभी नहीं। तो इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, पहले हम लोग जब बुक वैल्यू निकालेंगे तो बुक वैल्यू ऐसा अज्यूम करके निकालेंगे कि अगर शेयर फुल्ली पेड अप होगा तो क्या। सुनते रहो। बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर, पहले स्टेप 7A में बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर इफ फुल्ली पेड अप, मतलब पहले हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि शेयर्स जो है हमारे वो फुल्ली पेड अप अगर हों तो बुक वैल्यू कितनी होगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स कितना आया था हमारा? कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स ये आया था 9,80,000। 9,80,000 ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय ए टाइप के इक्विटी शेयर्स प्लस बी टाइप के इक्विटी शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ए टाइप के इक्विटी शेयर्स थे 30,000 प्लस बी टाइप के इक्विटी शेयर्स थे 40,000, 30,000 प्लस 40,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स आया 9,80,000 डिवाइडेड बाय 30,000 प्लस 40,000। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 9,80,000 सेम, सबसे पहले ये 30,000 प्लस 40,000 दोनों को ऐड कर देंगे। तो 30,000 प्लस 40,000 हो जाएगा 70,000, ये 30 और ये 40, 30 प्लस 40 हो जाएगा 70,000। अब हम लोग 9,80,000 को डिवाइडेड बाय 70,000 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक बुक वैल्यू आ जाएगा 9,80,000 डिवाइडेड बाय 70,000। तो हमारा एक बुक वैल्यू आ गया 14 रुपीज। बुक वैल्यू आ गया 14 रुपीज। ये 14 रुपीज बुक वैल्यू है। अगर हमारे शेयर्स फुल्ली पेड अप होंगे तो ये बुक वैल्यू है। लेकिन आपको मालूम है ए टाइप वाला फुल्ली पेड अप है और बी टाइप वाले में 5 रुपए अनकॉल्ड अमाउंट है। बी टाइप वाले में 5 रुपए अनकॉल्ड अमाउंट है। तो पहले जब हम बुक वैल्यू निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे इफ फुल्ली पेड अप। ठीक है,
इसके बाद जब हम लोग बुक वैल्यू निकालेंगे, अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ टाइप ए, बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ टाइप ए इक्वल टू ये जो 14 रुपीज आया, ये जो 14 रुपीज आया वो सेम, माइनस अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर, माइनस अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर। तो जो ऊपर 14 रुपीज था वो सेम, उसमें से जितना अनकॉल्ड अमाउंट हो वो माइनस कर दो, तो ये 14 रुपीज सेम, माइनस आपको मालूम है ए टाइप वाले का अनकॉल्ड अमाउंट कितना था, ए टाइप वाले का अनकॉल्ड अमाउंट था पर शेयर, पर शेयर 0 रुपीज था, तो ए टाइप का अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर, ये वाला पर शेयर जो इनर कॉलम में 0 रुपीज था, ये माइनस कर देंगे 0, तो हमारा बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ टाइप ए आ जाएगा इक्वल टू 14 माइनस 0, 14 माइनस 0 ऑब्वियसली 14 होता है, तो ये हमारा बुक वैल्यू ऑफ टाइप ए इक्विटी शेयर आ गया, बुक वैल्यू ऑफ टाइप ए इक्विटी शेयर हमारा सॉल्व हो गया 14 रुपीज। अब यही फिर से 14 हमको टाइप बी में भी काम आएगा, सुनते रहना सब लोग, बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ टाइप बी, बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ टाइप बी, सबसे पहले ये 14 रुपीज सेम, सबसे पहले 14 रुपीज सेम माइनस अनकॉल्ड अमाउंट पर इक्विटी शेयर, यहाँ पे टाइप बी आएगा, ठीक है। तो ये जो 14 हमारा आंसर आया था यहाँ पे ऊपर इफ फुल्ली पेड अप का, यही टाइप ए में भी 14 काम आएगा और यही 14 टाइप बी में भी काम आएगा। फिर टाइप ए का अनकॉल्ड अमाउंट 0 माइनस हो जाएगा और टाइप बी का आपको याद होगा, टाइप बी का अनकॉल्ड अमाउंट कितना था पर शेयर, पर शेयर 5 रुपीज था, अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर टाइप बी का ये था 5 रुपीज, तो मैं 5 रुपीज माइनस कर दूंगा, तो 14 माइनस 5 9, डन। तो टाइप ए का बुक वैल्यू 14 का 14 सेम रहेगा क्योंकि ए में अनकॉल्ड अमाउंट 0 है, बी में 14 में थे 5 रुपीज माइनस हो जाएगा क्योंकि 5 रुपीज अनकॉल्ड अमाउंट है। तो फाइनल आंसर है हमारा ए का बुक वैल्यू है 14 रुपीज, बी का बुक वैल्यू है 9 रुपीज, ठीक है, क्लियर है यहां तक। पहले दोनों का बुक वैल्यू ये जो 14 आया, जो हमने सबसे पहले लिखा इफ फुल्ली पेड अप, ये जो इफ फुल्ली पेड अप लिखा और जो आंसर आया 14, तो टाइप ए में भी 14 आंसर है, टाइप बी में भी 14 आंसर है, दोनों का आंसर 14 है, लेकिन जितना जितना जिसका जिसका अनकॉल्ड अमाउंट है पर शेयर वो माइनस कर देंगे, ठीक है। और मैं पहले भी बता चुका हूं एक बार कि जब हम लोग स्टेप 6 सॉल्व करते हैं, स्टेप 6 में अनकॉल्ड अमाउंट की टोटल अमाउंट आती है, स्टेप 6 में अनकॉल्ड अमाउंट की टोटल अमाउंट आती है और स्टेप 7 ए में अनकॉल्ड अमाउंट का पर शेयर आता है, 0 रुपीज पर शेयर और 5 रुपीज पर शेयर। तो स्टेप 6 में अनकॉल्ड अमाउंट की टोटल अमाउंट और स्टेप 7 में अनकॉल्ड अमाउंट का पर शेयर, ये हमारा फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो गया, फुल कंप्लीट हो गया, ये याद रखना 14 और 9, ये याद रखना। अब हम लोग सेकंड मेथड में जाएंगे। सेकंड मेथड में मार्केट वैल्यू मेथड या यील्ड बेसिस वैल्यूएशन, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स, तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हमने उसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर दिया, ये वर्किंग नोट मैंने आपको बताया था। अब ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया इसमें कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है कि कोई एक्सपेंस लिखना बाकी है या कोई इनकम लिखना बाकी है, ऐसा कुछ नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसी का सिंपल एवरेज कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट का जो ट्रेंड है वो फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है, पहले 190 है, फिर 170 है, फिर 210 है, तो प्रॉफिट पहले कम हुआ फिर बढ़ा, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे सिंपल एवरेज, बिकॉज प्रॉफिट का जो ट्रेंड है वो फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है, प्रॉफिट का ट्रेंड फ्लक्चुएटिंग है, तो यही पूरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आया हमारा, यही सेम स्टेप मैं नीचे कॉपी कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब ये आफ्टर टैक्स वाला कॉलम काम का नहीं है, ओके, इसमें से ही डबल किया हुआ है,
ये 1,90,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये 1,70,000 और ये 2,10,000। ठीक है, ये वाला कॉलम हमारे काम का नहीं, हमारे काम का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अब हम इसका टोटल करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे तो इन तीनों का टोटल आएगा 1,90,000 से लेकर 2,10,000 तक। तो इन तीनों का टोटल है हमारा 5,70,000। अब मैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट सॉल्व करूंगा, तो सिंपल एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट ऑफ n ईयर्स अपॉन n। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल एवरेज, इंटरनेट एक मिनट, मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ n ईयर्स, टोटल प्रॉफिट ऑफ n ईयर्स अपॉन n। ओके, अब टोटल प्रॉफिट ऑफ n ईयर्स मतलब 3 साल का टोटल प्रॉफिट, 3 साल का टोटल प्रॉफिट है हमारा 5,70,000। और सिंपल एवरेज बहुत इजी होता है, ये जो 5,70,000 है ये 3 साल का प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 साल है, ऑब्वियसली 3 साल है तो डिवाइडेड बाय 3। अब 5,70,000 डिवाइडेड बाय 3 तो हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा इक्वल टू 5,70,000 डिवाइडेड बाय 3, 1,90,000 रुपीज। ये 1,90,000 रुपीज हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब ये 1,90,000 जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट आया ये वाला, ये हम लोगों को काम आएगा स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट में। स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट में सबसे पहले यहाँ पे सिंपल एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे, ये वाला 1,90,000। अब इस 1,90,000 में दे टैक्सेस माइनस करेंगे, टीजीडी फॉर्मेट आपको याद होगा, टीजीडी ये एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स है, इसमें टीजीडी होता है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि टैक्स का परसेंटेज 50% है, क्वेश्चन में दिया हुआ था 50%, तो हम 50% ही निकालेंगे। अभी बहुत इजीली सब फॉर्मेट बनाया हुआ ही है, इसलिए इजीली सॉल्व होते जाएगा। तो 1,90,000 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 100, 1,90,000 का 50% ये होता है 95,000। अब 190 में दे 95,000 माइनस कर दोगे तो बाकी बचेगा 95,000। ठीक है, 1,90,000 में दे 95,000 माइनस, बाकी बचा 95,000। फिर इसमें दे हम लोग जनरल रिजर्व माइनस कर देंगे 10,000, जनरल रिजर्व माइनस कर देंगे 10,000, तो 95,000 माइनस 10,000 तो बाकी बचेगा 85,000। इस 85,000 का कोई नाम नहीं है, इस 85,000 का कोई नाम नहीं है। अब इस 85,000 में दे 10,000 प्रेफरेंशियल डिविडेंड माइनस कर देंगे तो बाकी बचेगा 75,000। ये है हमारा एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स 75,000। ये जो एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स आया 75,000, ये स्टेप 2 में काम आएगा, मतलब रेट ऑफ डिविडेंड में, सेकंड मेथड का स्टेप 2। तो एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स ये हमारा 75,000 है, फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब अगर आपको याद हो टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूं जो स्टार्टिंग में हमने पहले मेथड के भी ऊपर लिखी थी, एक स्टेटमेंट बनाई थी। टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स वो ये है 5 लाख, ये वाला 5 लाख। मतलब ए टाइप का पेड अप कैपिटल है 3 लाख और बी टाइप का पेड अप कैपिटल है 2 लाख। तो हम 3 लाख और 2 लाख को ऐड कर देंगे तो टोटल पेड अप कैपिटल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स होगा 5 लाख। इन दोनों का पेड अप ऐड करके 3 लाख इसका 2 लाख इसका। ठीक है, तो टोटल पेड अप कैपिटल 5 लाख, ये इस रेट ऑफ डिविडेंड में डिवाइड हो जाएगा। तो ये एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स आया 75,000, ये स्टेप 2 में न्यूमरेटर में आएगा 75,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पेड अप कैपिटल। ए टाइप का पेड अप था 3 लाख और बी टाइप का पेड अप था 2 लाख, तो टोटल हुआ 5 लाख। अब यहाँ पे हमारा रेट ऑफ डिविडेंड आ जाएगा, रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू ये वाला 75,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो ये आएगा 15% या 15%। ये रेट ऑफ डिविडेंड आ गया हमारा।
स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 कंप्लीट हो जाने के बाद स्टेप 3 मार्केट वैल्यू पर इक्विटी शेयर। इसमें हम लोग टाइप ए और टाइप बी को अलग अलग से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू पर इक्विटी शेयर, मार्केट वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ टाइप ए, इसमें डायरेक्टली टाइप ए टाइप बी अलग अलग ही आएगा। और मार्केट वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ टाइप ए और इसी तरीके से मार्केट वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ टाइप बी, यहां पे टाइप बी आएगा, इसमें डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले टाइप ए में यहां पे चाहिए मेरे को रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड आया था हमारा 15%, 15% टाइप ए के लिए भी रेट ऑफ डिविडेंड 15%, टाइप बी के लिए भी रेट ऑफ डिविडेंड 15%, दोनों में रेट ऑफ डिविडेंड 15%, 15%, ठीक है। अब ये जो डिवाइडेड बाय 10 है, ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10, ये दोनों में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है। कहने का मतलब है दोनों में रेट ऑफ डिविडेंड 15-15 ही आएगा, दोनों में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10-10 ही आएगा, लेकिन जो दोनों में मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर होगा, तो टाइप ए का पेड अप वैल्यू पर शेयर था 10 रुपए और टाइप बी का पेड अप वैल्यू पर शेयर था 5 रुपए। अगर आपको याद हो तो टाइप ए का पेड अप वैल्यू था 10 और टाइप बी का पेड अप वैल्यू था 5, तो ये रेट ऑफ डिविडेंड 15-15 दोनों में सेम, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10-10 वो भी दोनों में सेम, पेड अप वैल्यू पर शेयर दोनों का अलग अलग था, पर शेयर ना, पर शेयर टाइप ए का 10 रुपीज था, टाइप बी का 5 रुपीज था। डन, कंप्लीट हो गया। अब मार्केट वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ टाइप ए इक्वल टू ये 15 मल्टीप्लाई बाय ये 10 डिवाइडेड बाय ये 10, तो ऑब्वियसली 15 रुपीज आएगा, 15 रुपीज। ये है हमारा मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑफ टाइप ए। अब टाइप बी में मार्केट वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ टाइप बी, इसमें सिंपल फॉर्मूला है 15 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आएगा 7.5 रुपीज पर शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ टाइप बी। तो दोनों का मार्केट वैल्यू भी आ गया। अब फेयर वैल्यू भी दोनों का अलग अलग आएगा। पहले फेयर वैल्यू पर शेयर ऑफ टाइप ए, फेयर वैल्यू पर शेयर ऑफ टाइप ए इक्वल टू बुक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू अपॉन 2। अब ए टाइप का बुक वैल्यू था मेरे हिसाब से 14 रुपीज, ए टाइप का बुक वैल्यू पर शेयर ये था 14 रुपीज प्लस मार्केट वैल्यू। अब ए टाइप का मार्केट वैल्यू पर शेयर था ये वाला 15 रुपए, मार्केट वैल्यू पर शेयर टाइप ए का 15 रुपए 15 रुपीज, तो बुक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू अपॉन 2, तो 14 प्लस 15 अपॉन 2, तो ये ए टाइप का फेयर वैल्यू आ जाएगा 14 प्लस 15 अपॉन 2, ऑब्वियसली 14 प्लस 15 अपॉन 2 होता है 14.5, 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 14.5 रुपीज पर शेयर। ये फेयर वैल्यू आ गया टाइप ए का। इसी तरीके से सेम हम लोग फेयर वैल्यू निकालेंगे टाइप बी का, फेयर वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ टाइप बी। तो टाइप बी में बुक वैल्यू था 9 रुपीज, जितना मेरे को याद है, टाइप बी का बुक वैल्यू था 9 रुपीज, बुक वैल्यू ये रहा, टाइप बी का बुक वैल्यू था पर शेयर 9 रुपीज प्लस मार्केट वैल्यू था इसका 7.5 रुपीज, ये रहा, टाइप बी का मार्केट वैल्यू था 7.5 रुपीज, तो बुक वैल्यू था 9, मार्केट वैल्यू था 7.5, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 8.25, ये फेयर वैल्यू भी आ गया। ठीक है, मैं एक बार पूरा वीडियो स्क्रॉल कर देता हूं, मैंने सारे स्टेप्स बता दिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो मैं बहुत धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा। हर 2-3 सेकंड में वीडियो पॉज कर देना और लिखते रहना, लिखना जरूरी है। लिखते रहना बेटा, पॉज कर देना वीडियो। ये स्टेप 2, 3, 4, 5 नहीं लिखना है। ये येलो बैकग्राउंड में जो लिखा हुआ है वो कहीं पे वर्किंग नोट्स में लिख देना। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ये वाला, ये लिखना कहीं पे। ये लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेप 3C, स्टेप 4 भी नहीं, स्टेप 5 भी नहीं, फिर ये स्टेप 6 लिखो। ये अच्छी तरह लिखो, स्टेप 7। फिर ये सेकंड मेथड। देखने में बहुत लेंदी है, लेकिन अगर आप सारे स्टेप्स का फॉर्मेट पहले से ही बना के रखोगे तो इजीली हो जाएगा। सारा फॉर्मेट 4-5 पेज का पहले से ही बना देने। अब मैं ये देखता हूं कि कोई साइड में रूल्स मैंने लिखाए हो तो। ये तो बता दिया मैंने। ये साइड रूल्स मैंने बताया, ये लिखना अच्छी तरह। ये थियरी वाले पेजेस में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये लिख लेना अच्छी तरह। लिखोगे तो ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ लिखते रहना।